So, class, okay, in this video we are going to discuss about the last topic, which is pregnancy, and also we have to discuss in this particular lecture parturition. What is pregnancy? What will be there after pregnancy? जो हमने इसके अंदर पढ़ा था कि इम्प्लांटेशन हो जाता है. क्या हो जाता है इम्प्लांटेशन? किसका? ब्लास्टोसिस्ट का. कहाँ हो जाता है? एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर. इसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं और इसी से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है. 9 मंथ की प्रेगनेंसी है पूरे. इस 9 मंथ में क्या होता है सब कुछ इस प्रेगनेंसी के अंदर पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ में क्या होता है. चलो, उससे पहले कुछ हार्मोनल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं. और दूसरी बात, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, तो कैसे होती है सब कुछ पढ़ेंगे. तो कहाँ पढ़ें? और एक काली शीट ले लेते हैं, ये वाली. ओके, सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एक रफ स्केच बना रहा हूं मैं. ठीक है, डायग्राम पे मत जाना. सपोज करो कि यहाँ पर इस टाइप से क्या हो गया है, ये ब्लास्टोसिस्ट अच्छे तरीके से ग्रो करके इस पूरे एरिया को कवर किया है. और इसके अंदर से यहाँ पर इस टाइप से क्या बनती है, इनको बोलते हैं क्रोनिकल विलाई. क्रोनिकल विलाई, इसको याद जरूर रखिएगा. क्रोनिकल विलाई, ये क्या हो, कौन सा एरिया है? दिस इज नॉन एज इंडोमेट्रियम लेयर. इंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है. यूटेरस की वॉल है ना. एंडोमेट्रियम क्या है? यूटेरस की एक वॉल है. ये क्रोनिकल विलाई है. साथ में इसी के साथ में एक चीज और जोड़ दो जिसको बोलेंगे मैटरनल ब्लड. ठीक है, तो कितनी चीज बताई है मैंने? एक बताया मैटरनल ब्लड, एक बताया क्रोनिकल विलाई, जो कहां से निकली है? वो ट्रोफोब्लास्ट से निकली है. ट्रोफोब्लास्ट से. ये जो क्रोनिकल विलाई वो कहां से निकली? ट्रोफोब्लास्ट से. इंडोमेट्रियम लेयर, ये कौन सी है? ये यूटेरस की वॉल है. यूटेरस वॉल. तो बेटा ये तीनों चीजें मिलके, 1, 2 और 3, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती है? प्लेसेंटा. ठीक है. व्हाट इज प्लेसेंटा? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा. ठीक है, क्या करता है प्लेसेंटा? पर्पस सुनिए. प्लेसेंटा का जो काम है वो देखिए यहाँ पर. सेकंड ले लेते हैं, फिफ्थ ज्यादा बड़ा हो जाए. ओके, व्हाट इज द पर्पस? पर्पस ये एक बैरियर की तरह काम करता है. किसके बीच में? मदर और उस फीटस के बीच में. ठीक है, मदर और फीटस के बीच में. अगर मदर से कोई खाना चाहिए फीटस को, तो वो कौन ला के देगा? ये प्लेसेंटा जो यहाँ बनेगा, ये प्लेसेंटा बन जाएगा यहाँ पर. और इनर सेल मास यहाँ पर क्या बनता है? बेबी बन जाता है इस टाइप से. ठीक है, तो अगर कोई भी न्यूट्रिशन चाहिए तो अगर बच्चे के पास जाएगा तो बीच में ये प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से ही वो बच्चे को मिलेगा, ताकि एक बैरियर यहाँ बना रहे. दूसरा, यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि बच्चा जो है वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो वो अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल अगर रिलीज करता है, जैसे यूरिया अगर वो रिलीज कर रहा है, CO2 वो रिलीज कर रहा है, ये सारा का सारा जो एक्सचेंज है ये भी कौन करेगा? प्लेसेंटा ही करेगा. यहाँ पर वो मदर के ब्लड को अलग रखेगा. मदर के ब्लड को अलग रखेगा एक फीटस के ब्लड से. फीटस के ब्लड से, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप अलग अलग है, मदर का A है और बच्चे का B है, तो आपस में ये दोनों एक दूसरे के लिए एंटीबॉडी बनाएंगे और एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे. इसलिए यहाँ पर एक गैप जरूरी है, जो कि कौन प्रोवाइड करवाता है? प्लेसेंटा. ओके, तो ये चीजें कुछ याद रखना है आपको. अब पढ़ते हैं काम की बात कि आपकी बुक ने क्या हमें मेंशन करके दिया है. सो दिस इज द पार्ट दैट वी हैव टू रीड फ्रॉम आवर NCERT. After implantation, finger-like projection appear on the trophoblast chronicle villi. क्रोनिकल विलाई यूटेराइन टिश्यू के साथ और मैटरनल ब्लड के साथ अलाइन हो जाता है और क्या बन जाता है? प्लेसेंटा. ये एक टाइप का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो एम्ब्रियो को हर तरीके से प्रोटेक्ट करती है. और किसके बीच में है? एम्ब्रियो और फेटस के, मदर के बीच में. प्लेसेंटा facilitates supply of oxygen, nutrition to the embryo, also removal of the carbon dioxide and excretory wastage. The placenta is connected to the embryo. क्या करें यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर रेड वाला कलर सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए. ओके, सो द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बेलिकल कॉर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. आपने अगर 3 इडियट मूवी देखी है, 3 इडियट मूवी, तो आपको पता हो कि उन्होंने क्या किया था.
जब वो बच्चा उसको मतलब वो डिलीवरी का काम वहाँ पे बताया जा रहा था, सीन बताया जा रहा था, तब उस बच्चे के से एक कनेक्टेड एक ट्यूब निकल रही थी। उस ट्यूब पर 2 पिन लगा दी थी ऐसे करके, और बीच में से उसको काट दिया था सीजर से। ये ट्यूब ही कौन सी ट्यूब है? अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो देखो आप कभी इस डायग्राम को अगर ध्यान से समझ रहे हो, तो दिस इज द प्लेसेंटा। ओके, ये प्लेसेंटा है, और ये वो बच्चा है, वो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, जो आगे जाके क्या करेगा, पूरी तरीके से बन जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा। तो ये प्लेसेंटा से कनेक्ट करने वाली ये ट्यूब है, इस ट्यूब का ही नाम क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, सारी चीजें जो बच्चों की मतलब प्लेसेंटा से बच्चे तक पहुंचती है, ये अच्छे से कनेक्टेड रहता है। और ये कौन सा फ्लूइड है? ये एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है। ये एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे अवेलेबल होता है, इस फ्लूइड के अंदर ये बच्चा कंप्लीटली ग्रो करता है। ठीक है, काम की बात करते हैं। और यहाँ पे कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इन हार्मोन की लिस्ट बना लीजिएगा बेटा। कौन से हार्मोन? ह्यूमन क्रोनिकल गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये बहुत सारे हार्मोन है। ठीक है, ये हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? तो ध्यान से देखो, प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है। तो ये अनदर वर्क हो गया प्लेसेंटा का, कि प्लेसेंटा क्या करता है यहाँ पर? हार्मोन मतलब एज अ ग्लैंड की तरह वर्क करता है। तो ये आप यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जरूर ऐड करना कि ये चौथे नंबर पे क्या वर्क कर रहा है? एज अ इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये HCG नाम का हार्मोन, HPL नाम का हार्मोन, सी ओ कंप्लीट कैपिटल लिख देना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये चारों हार्मोन यहाँ पर प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपको बता दें कि ये HCG है ना, यहाँ पे लिखा हुआ HCG, HPL और रिलैक्सिन ऐसे हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज होते हैं, बाकी उसकी बॉडी में कभी भी ये हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। और रिलैक्सिन कौन रिलीज करता है? यहाँ पर ओवेरी। ठीक है, ये रिलैक्सिन भी कब रिलीज होता है? लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन रिलीज होने का रीजन है कि बेटा ये जो सर्विक्स दिख रहा है, ये पूरी तरीके से पैक्ड है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा ब्लड जो है दिख रहा है, मेटरनल ब्लड, ये अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको सर्कुलेट हो सके, बाहर ना आ जाए, तो इसको तरीके अच्छे से पैक कर रखा है। लेकिन जब बच्चा बाहर आने की कोशिश करेगा आफ्टर 9 मंथ, तो हमें ये सर्विक्स खुला चाहिए, तो यहाँ पर रिलैक्सिन अच्छे तरीके से रोल प्ले करता है, इसको सर्विक्स को थोड़ा सा क्या कर देता है? स्मूथ, फ्लेक्सिबल कर देता है, ओपन कर देता है, ताकि बच्चा बाहर आ सके। ओके, और यहाँ कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन, जैसे कुछ और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अलावा कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये हार्मोन भी मदर की बॉडी में बहुत ज्यादा ही क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है? दिस इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फेटल ग्रोथ, जो फेटल बच्चा है उसकी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए, किसके मेटाबॉलिक चेंजेस? मदर के लिए, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ओके, आफ्टर द इम्प्लांटेशन, जैसे इम्प्लांटेशन हुआ, इनर सेल मास, कौन? इनर सेल मास, वो डिफ्रेंशिएट होता है, और बेटा क्या बन जाता है? वो 3 लेयर में कन्वर्ट होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, चलो यहाँ कुछ समझते हैं। कहाँ है हमारा ब्लास्टोसिस्ट? ये रहा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में कमल सर ने क्या बताया था कि यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स एक पूरा का पूरा क्या करते हैं? लेयर बनाते हैं, जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर इनर सेल मास होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल एक इकट्ठा हो जाता है एक तरफ, और यहाँ पे ब्लास्टोसील है। ठीक है, सो इट इज इनर सेल मास। यही इनर सेल मास कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है, कंप्लीट बेबी की फॉर्मेशन करता है, ये पूरी की पूरी पावर रखता है। ये इनर सेल मास के पास बहुत अच्छी खासी पावर होती है कि ये सेल स्टेम सेल टाइप की सेल है। ये कौन सी सेल है? स्टेम सेल, जो हर बॉडी की कोई भी सेल बना सकती है। तो देखो बेटा, ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। ये जो आपको इनर सेल मास दिख रहा है, 3 लेयर में डिवाइड होता है। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, और एक होता है एंडोडर्म। सबसे पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म आता है, फिर धीरे धीरे मेसोडर्म आ जाता है। तो बॉडी की अगर स्किन की बात करें, तो आउटर लेयर स्किन है, तो इंडोडर्म, क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से क्या बनती है? स्किन। और हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल जो चीजें हैं, वो मेसोडर्म और एंडोडर्म हैंडल करता है। ठीक है, चलो इसी टाइप से अगर अपन अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें, तो यहां हम पहुंचते हैं। ठीक है, चलो, व्हाट आर द मेजर फीचर? ओके, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलो पढ़ लेते हैं, अभी मैंने बता दिया वैसे। soon appear the ectoderm and endoderm. These 3 layers give rise to the all tissue of the body. Adult जो कि organ सारे बन जाएंगे. It need to be mentioned that the inner cell mass contain certain cells which are known as stem cell, which has the potency, मतलब power है to give rise all the tissue and organ, जो एक बच्चे में बनाए जा सकते हैं। चलो यहाँ क्या दे रखा है, ध्यान सुनिएगा।
9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या होगा, तो मैंने इसकी एक टेबल यहाँ पे आपके लिए दे रखी है, आप ये पढ़ोगे या ये पढ़ोगे यहाँ पे एक ही बात है। जैसे ही 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट मंथ में बच्चे का हार्ट डेवलप हो जाता है, आप उसको स्टेथोस्कोप लगा के अच्छे से सुन भी सकते हैं। सेकेंड मंथ में क्या हो जाता है, लिम्स एंड डिजिट्स जो है वो फॉर्मेशन चालू हो जाती है, अच्छे तरीके से फॉर्म हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और भी यहाँ पर देखो लिम्ब और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी फॉर्म हो रहे हैं, कब, ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ का एक कॉन्सेप्ट है, ट्राइमेस्टर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर मेजर ऑर्गन बन जाते हैं। फिफ्थ मंथ में यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट अपीयर्स ऑन हेड, सॉरी फर्स्ट मूवमेंट जो है बच्चे की लगती है, वो मूव करता है बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर। वो भी इतना मूव नहीं करता है कि पूरा घूमने लग जाए, वो हल्का सा उसकी मूवमेंट दिखने लग जाती है, हमें फील होने लग जाती है। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, तो ये सारे याद रखना कि हेड पर हेयर कब आए, फिफ्थ वाले मंथ में। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि टोटल कितने मंथ की बात हो रही है, 6 मंथ में, तो बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, छोटे छोटे हेयर, एंड आई लिड जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, और साथ में आई लेशेस यानी कि वहां पर आई लीड्स के ऊपर जो हेयर्स हैं वो फॉर्मेशन हो जाती है, और 9 मंथ में कंप्लीट बेबी जो है वो डिलीवर हो सकता है। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर सेम ही है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए मैंने डायग्राम ले लिया है, दिस इज मदर ब्लड, जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये कम्प्लीटली समझ लो मदर ब्लड है। फेटल ब्लड कौन सा है, ये रहा फेटल ब्लड, यहाँ पे फेटल ब्लड है, ये मदर ब्लड है, फेटल ब्लड है। इस बीच में ये कौन सा पार्ट है, ये प्लेसेंटा है, जो इसके बीच में एक्सचेंज करवा रहा है। ये एम्ब्रियो है, और यहाँ पर ये जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो, यही एम्ब्रियो आगे जाके बेबी बन रहा है। इस एमनियोटिक फ्लूइड का अगर चेक करते हैं ना अपन, तो इससे अपने को बच्चे की कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या कोई किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, यहाँ तक कि उसका जेंडर भी यहाँ से पता किया जा सकता है, उसका कौन सा सेक्स है, वो मेल है या फीमेल है, सब कुछ एमनियोटिक फ्लूइड से चेक किया जा सकता है। तो अगर अब हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़े तो फोकस करिएगा, 11 मिनट हो गए हैं, मात्र 7 मिनट के अंदर अराउंड ये आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ क्या है, पार्चुरिजन इट मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरिजन इट मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो बच्चे का हेड जो है वो वेजाइना की तरफ होता है, और यहाँ से वो बाहर आता है, और इस टाइप से वो बाहर आता है। अब देखो बच्चा बाहर आने के बाद ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है, कुछ टाइम के बाद ये प्लेसेंटा भी इस वेजाइना से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस बीच में हो कैसे रहा है, ये बच्चा बाहर आ कैसे रहा है, तो हम इस जगह उसको समझते हैं। जब भी 9th मंथ जो है वो कंप्लीट होते हैं, 9th मंथ आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो सबसे पहले एक प्लेसेंटा प्लस जो फीटस है, ये क्या करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर, इंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर, इंडोमेट्रियम। अपन इंडोमेट्रियम बोले, इससे अच्छा अपन बोले इसकी जगह यूटेराइन वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, और इसकी वजह से एक सिग्नल क्रिएट होता है। ये सीक्वेंस जरूर याद रखना, दो लोग हैं प्लेसेंटा और फीटस, इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है, और इसकी वजह से यूटेराइन वॉल पे प्रेशर होने की वजह से वहां पर क्या जनरेट होता है, सिग्नल। वो सिग्नल कहाँ जाता है, मदर के ब्रेन तक जाता है, और मदर के ब्रेन से वो वाला सिग्नल किसको वो दिया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि भैया पिट्यूटरी ग्लैंड साहब आप एक हार्मोन रिलीज करो जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, विच इज वेरी मोस्ट एमपी हार्मोन। कौन सा रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन, तो ध्यान सुनना, ऑक्सीटोसिन का काम है कि वो क्या करता है, वो एक मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। कहाँ करवाता है, यूटेरस की वॉल में, यूटेरस की वॉल में, ठीक है। तो वो यूटेरस की वॉल में अगर यहाँ पर इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से अगर इस पे प्रेशर लगेगा, तो यहाँ से हेड के रीजन से बाहर आने की कोशिश करेगा। तो जब वो कोशिश करेगा बाहर आने के लिए, प्रेशर लगेगा, तो आपको लगता है कि और प्रेशर क्रिएट होगा, यूटेरस की वॉल पर और प्रेशर क्रिएट होगा, तो वापस ये लाइन चलेगी, वापस से देखो कहाँ है अपना दोस्त, कहाँ है, ये रहा यहाँ पर, साइकिल समझेगा। तो ऑक्सीटोसिन क्या मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, जैसे ही मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है, वापस से एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर। इंडोमेट्रियम लेयर से वापस से सिग्नल जाएगा, किसको जाएगा, ब्रेन को, ब्रेन से किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर वापस किसको रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन को, वो ऑक्सीटोसिन वापस से एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब बच्चे को पुश करेगा, पुश करने की वजह से फिर इंडोमेट्रियम यानी यूटेराइन वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, फिर सिग्नल आएगा। अब सुनो ध्यान से,
जब भी हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ कौन सा हार्मोन रिलीज है, ऑक्सीटोसिन। तो ये तो एक हार्मोनल सिस्टम हो गया, हार्मोन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर जो सिग्नल की बात हो रही है, यानी यहाँ से सिग्नल जा रहा है, तो सिग्नल तो नर्व वाले कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। तो नर्व से वो कहाँ जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है। तो यहाँ नर्व, इलेक्ट्रिक सिग्नल, और यहाँ पर हार्मोन, इलेक्ट्रिक सिग्नल और हार्मोन, नर्व और हार्मोन, इन दोनों का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट चलता है, साइकिल चल रही होती है। देखो एक बार, तो सपोज करो कि सबसे पहले बच्चे ने और प्लेसेंटा ने प्रेशर एक्सर्ट किया, तो एंडोमेट्रियम लेयर पर मतलब यूट्राइन वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट हुआ, तो सिग्नल जनरेट हुआ, ब्रेन के पास गया, ऑक्सीटोसिन रिलीज किया। तो 10% मान लेते हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, तो 10% एक मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा यूटेराइन वॉल, यूटेरस की वॉल्व से। तो वो जो कॉन्ट्रेक्शन होगा उसकी वजह से बच्चा पुश होगा बाहर की तरफ, तो 10% उसमें एक प्रेशर आएगा। देखो उस प्रेशर से वापस से क्या होगा, एक प्रेशर एग्जर्ट होगा यूटेराइन वॉल की तरफ, फिर एक सिग्नल जनरेट होगा, फिर नर्व वापस उस ब्रेन तक पहुंचाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड अब नेक्स्ट टाइम 10 से कितना परसेंट ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, 10-20%। अब 20% का प्रेशर और ज्यादा, यूट्राइन वॉल में एक सिग्नल होगा, तो ये स्टेप बढ़ती जाएगी और यहाँ धीरे धीरे 20% से 30%, 40-50, और जब 100% एक प्रेशर आ जाता है, एक पीक लेवल आ जाता है कि बहुत हाईली मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तब बच्चा क्या हो जाता है, वेजाइना से बाहर डिलीवर हो जाता है, एंड दिस इज नॉन एज पार्चुरिज्म। ओके, तो अब अपन इसको पढ़ते हैं, क्या इसमें हमारी बुक में लिखा हुआ है, एक एक बात अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ की होती है, इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। Vigorous contraction of uterus end of the pregnancy cause expulsion or delivery of the baby is known as parturition। ये हो गया चाइल्ड बर्थ, ठीक है। Parturition is induced by the complex neuroendocrine mechanism। endocrine मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, और न्यूरो यानी कि वो सिग्नल जो एक मसल्स फीमेल की जो यूटेराइन वॉल है वहां से वो रिलीज हो रहा है, जहां पर जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसमें मैंने बताया था कि मायोमेट्रियम कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती है। द सिग्नल फॉर द पार्चुरिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड देन प्लेसेंटा। और ये क्या करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं, और इस टाइप के रिफ्लेक्स को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर ऑक्सीटोसिन टू रिलीज फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा, यूटेरस के अंदर क्या होगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन, और स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से बच्चे पर एक पुश होगा, और उसकी वजह से और हाईली कॉन्ट्रेक्शन दिखेगा, तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन क्या होगा, रिलैक्स होगा, रिलीज होगा। तो ये रिफ्लेक्स बढ़ता जाता है धीरे धीरे, एक टाइम ऐसा आता है कि स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से बच्चा जो है एक्सपेल हो जाता है, एक्सपल्सन ऑफ द बेबी, एंड चाइल्ड का जो बर्थ है वो हो जाता है बर्थ कैनाल से। और सर्विक्स जो है, सर्विक्स है वेजाइना वाला जो ये ट्यूब है, उस ट्यूब को अपन बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। Sooner or and after infant is delivered और placenta is expelled out of the uterus, और placenta भी, और बच्चे के बाद placenta भी बाहर आ जाता है। What do you think the doctor inject to induce delivery? क्या इंजेक्ट करते हैं डॉक्टर? तो बेटा कभी कभी मदर की बॉडी में ऑक्सीटोसिन उस लेवल पर सिक्रेट नहीं होता है, तो उसको ऑक्सीटोसिन डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसकी वजह से एक अच्छा हाईली कॉन्ट्रेक्शन उसमें देखने को मिलता है। दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ आवर चैप्टर, तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेमोरी ग्लैंड जो है फीमेल के अंदर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है, ताकि क्या होगा, एक अच्छा खासा बच्चे को एक न्यूट्रिशन देने के लिए एक दूसरा सपोर्टिव वे में चीजें चलती रहती हैं। सो प्रेगनेंसी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। आप इसको ध्यान समझ लीजिएगा, डबल पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस हेल्प the mother in feeding to the newborn the milk produced during initial few days, कुछ दिन जो स्टार्टिंग में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उस कोलेस्ट्रम के अंदर क्या मिलता है, एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो किसी दूसरी बीमारियों से बचा रहे। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। एक अच्छे बेबी के लिए, अच्छे बच्चे की ग्रोथ करने के लिए मदर का मिल्क उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मदर मिल्क उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद दिस चैप्टर। नाउ कम टू द आर सम एमसीक्यूज। कौन सा भी एमसीक्यू उठा लो, जैसे यहाँ लिखा हुआ स्टेम सेल्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलती है स्टेम सेल, तो एक्टोडर्म में नहीं मिलती है, एंडोडर्म में नहीं मिलती है, और मेसोडर्म में नहीं मिलती। ओके, वो कहाँ मिलती है, इनर सेल मास, इनर सेल मास।
तो ये इनर सेल मास स्टेम सेल है जो किसी भी टाइप की क्या कर सकता है, बॉडी की फॉर्मेशन कर सकता है, किसी भी ऑर्गन को बना सकता है बॉडी के। ये समझ लो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैंने आपको बताया था HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन लर्न करना पड़ेगा बॉस। एट द टाइम ऑफ द इम्प्लांटेशन ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड, तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ह्यूमन का एम्ब्रियो क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये चीजें तो हमने ऐसा कुछ तो देखा नहीं, हमने क्या देखा कि इम्प्लांट हो रहा था तो ब्लास्टोसिस्ट हो रहा था, यही आंसर राइट है सेकंड वाला। ओके, सो ये रेस्ट ऑफ द जो एमसीक्यू है आप इसका स्क्रीनशॉट लो और आप सोल्व करके देखो। सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद दिस चैप्टर। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे सब्सक्रिप्शन कर लो, आप मुझे कमेंट भी बोल दीजिएगा, हम मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा आपके डाउट पे। ओके, टाटा बाय बाय।